स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे ऊर्जा क्षय के कौन कौन से कारण होते हैं या किस प्रकार से ऊर्जा का क्षय होता है। पिछला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देख लिया था कि ऊर्जा को किस प्रकार से संरक्षित किया जाता है, मतलब ऊर्जा का किस प्रकार से संरक्षण होता है। तो उसके बारे में हमने एक उदाहरण देकर भी उसका अध्ययन है वो कर लिया था। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि ऊर्जा का क्षय किस रूप में होता है, मतलब ऊर्जा खपत किस रूप में अनावश्यक रूप से मतलब बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखो ऊर्जा का क्षय, ऊर्जा का क्षय। अब ऊर्जा का क्षय पढ़ने से पहले जो पिछले वाला टॉपिक था उसके अंदर एक टॉपिक हमारा छूट गया था। वो क्या था? एक था हमारा संरक्षी बल और एक होता है असंरक्षी बल। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं पहले थोड़ा सा। तो देखो जो संरक्षी बल होते हैं उसको आप ये समझो कि कल हमने देखा था, क्या देखा था कि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के आगे बॉक्स लगा होता है, उस पर हमने क्या किया, फोर्स लगाया, जिससे उस पास में गतिज ऊर्जा आई, ठीक है। गतिज ऊर्जा आई, फिर हमने उसको दबाया तो उसके पास में स्थितिज ऊर्जा आ गई, रुक गया। फिर उसके पास में उसकी स्थितिज ऊर्जा की वजह से, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा की वजह से स्प्रिंग ने वापस उसको धक्का दिया, किसको, बॉक्स को। इसके बाद इस वजह से वापस बॉक्स के पास में गतिज ऊर्जा आ गई। तो कहने का मतलब शुरुआत में जितनी गतिज ऊर्जा थी उतनी अंतिम स्थिति में गतिज ऊर्जा है। तो ये जो मतलब इस प्रकार से जो शुरुआत में और जो अंतिम में केवल यहाँ पर देखो ऊर्जा में है वो सेम है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो संरक्षी बल होते हैं वो कौन से बल होते हैं? वे बल जो किए गए कार्य के पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। देखो वापस समझो, मान लो आपको क्या करना है, आपको एक बॉक्स है उसको मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना है, ठीक है। अब आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना है तो अगर आप बल लगाते हो, क्योंकि अगर आपको लेकर जाना तो बल लगाना पड़ेगा। अब आपने बल लगाया और बल लगाने के बाद में उसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब लेकर रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो जो बीच में जो पथ है, मतलब जो रास्ता, उस पर अगर निर्भर नहीं करेगा, उस पर रास्ते पर निर्भर नहीं करेगा, और जो शुरुआत में हमारा जितना बल लगाया उतना ही हमने अगर अंतिम अवस्था में बल लगाया, ठीक है, मतलब बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो ऐसे जो बल होते हैं वो संरक्षी बल कहलाते हैं। लेकिन जो बल किए गए कार्य के पथ पर निर्भर करते हैं, मतलब रास्ते पर निर्भर करते हैं। जैसे आपने एक मतलब घर्षण आ गया तो घर्षण एक असंरक्षी बल है। क्यों? क्योंकि घर्षण पथ पर निर्भर करता है, रास्ते पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इस वजह से घर्षण है वो असंरक्षी बल है। क्योंकि घर्षण कब लगता है? जब रास्ते में रास्ता कैसा हो, बड़खा बड़ वगैरह हो, ठीक है, अलग अलग प्रकार का हो, चिकना हो तो कम ज्यादा लगेगा। तो घर्षण है वो क्या करता है? रास्ते पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है। इस वजह से वहां पर वो क्या होता है? आपका असंरक्षी बल होता है। साथ में शांता बल भी होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान देना है। तो देखो संरक्षी बल कौन से होते हैं, यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख दूं, वे बल जो किए गए कार्य के पथ पर निर्भर नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं? संरक्षी बल कहलाते हैं। और एक संरक्षी बल कौन से होंगे? वही इसका उल्टा हो जाएगा, वे बल जो किए गए कार्य के पथ पर निर्भर करते हैं, जैसे घर्षण। तो घर्षण है, घर्षण कब लगेगा? जब मतलब पथ पर चलेंगे तभी वहां पर घर्षण लगेगा, शुरुआत और एंड के मध्य। मतलब कहने का मतलब शुरुआती अवस्था में जितना आपका अगर कोई कार्य था उतना ही अगर अंतिम अवस्था में कार्य है, तो यहाँ पर क्या हुआ? शुरुआत में और अंतिम स्थिति में बराबर कार्य है। तो ये जो मतलब यहाँ पर जो हमने बल लगाया वो कौन सा बल है? हमारा संरक्षी बल है, ठीक है। और अगर हमारा शुरुआत में जितना कार्य था, भाई कोई भी एक मान लो 5 kg की वस्तु है, उस 5 kg की वस्तु को आपको धरातल पे खिसका के वो आगे लेकर जाना है। तो आप 5 kg की वस्तु को धरातल पे खिसका के आगे लेकर जाओगे, ठीक है। तो आपने मान लो शुरुआत में 5 kg की वस्तु को खिसकाने के लिए 5 न्यूटन बल लगाया। अब आपने अंतिम अवस्था में जाते जाते भी अगर आपने 5 न्यूटन ही बल लगाया है तो वहां पर आपका जो लगाया गया बल है वो संरक्षी बल है। लेकिन अगर आपने शुरुआत में 5 न्यूटन और फिर रास्ते में उबड़ खाबड़ आया, मतलब घर्षण वगैरह कुछ हो गया, शांत वगैरह कुछ हो गई, ठीक है, हवा का प्रतिरोध हो गया, तो इस वजह से आपको 5 न्यूटन से ज्यादा अगर लगाना पड़ गया, 6-7 न्यूटन लगाना पड़ गया, तो बल आपका नियत नहीं रहा, बल आपका चेंज हो गया। तो ऐसे जो बल होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके असंरक्षी बल होते हैं। ये छोटा सा जो टॉपिक था वो हमने कर लिया था यहाँ पर, संरक्षी बल और असंरक्षी बल। अब हम आते हैं ऊर्जा क्षय पर। तो ऊर्जा क्षय के बारे में पढ़ते हैं। देखो ऊर्जा क्षय क्या होता है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे उष्मा क्षय। उष्मा ऊर्जा के रूप में क्षय। देखो उष्मा या ऊर्जा क्षय का मतलब क्या वो समझते हैं। उष्मा या ऊर्जा क्षय का मतलब क्या हो? मान लो हमारे को किसी एक कार्य करना है, ठीक है,
तो कार्य करने, जैसे मान लो हमारे को क्या करना है, जो स्प्रिंग वाला कल उदाहरण ले रहे, स्प्रिंग में हमारे को क्या करना है, स्प्रिंग आगे बॉक्स लगा उसको खिसकाना आगे, ठीक है, हमें कार्य करना है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही हम कार्य करेंगे तो हमारा मेन मकसद क्या था, हमारा मेन मकसद ये था कि हम कार्य करें और वो कार्य उस स्प्रिंग की या उस बॉक्स की गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाए। लेकिन यहाँ पर हमारे द्वारा किए गए कार्य, अगर मान लो हमने 5 जूल कार्य किया तो गतिज ऊर्जा भी कितनी होनी चाहिए, 5 जूल होनी चाहिए। भाई हमने कितना कार्य किया है, मान लो हमने बॉक्स पर कार्य किया है 5 जूल, ये आपकी स्प्रिंग थी, ठीक है, इस प्रकार से ये स्प्रिंग थी, इसका आगे बॉक्स लगा है, तो यहाँ हमारे क्या करना था, इस बॉक्स को यहाँ पर क्या करना था, इस प्रकार से गतिज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ पर इसके 5 जूल ऊर्जा दी, ठीक है। तो कहने का मतलब 5 जूल अगर हमने ऊर्जा दी, मतलब कार्य किया, तो इसका मतलब वापस से गतिज ऊर्जा भी कितनी होनी चाहिए आपकी, हमने कार्य किया 5 जूल, तो गतिज ऊर्जा भी कितनी होनी चाहिए थी आपकी, 5 जूल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो फिर क्या हो जाता है, फिर यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर कार्य करते हैं तो कुछ भाग, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि कोई एक ऐसे धरातल नहीं है जो घर्षण रहित हो, तो यहाँ पर घर्षण की वजह से कुछ है वो भाग है जो हमारे द्वारा किए गए कार्य का या ऊर्जा का है वो उसमें ऊर्जा के रूप में वो क्या हो जाता है, मतलब वह हो जाता है। कुछ भाग है वो क्या हो जाता है, जैसे इसको घर्षण करवाएंगे तो आपको सबको पता है कि जैसे ही घर्षण होता है, कभी वस्तु रगड़ के चलती है तो उसमें क्या होती है, ध्वनि भी उत्पन्न होती है, तो कुछ भाग है वो ध्वनि ऊर्जा के रूप में यहाँ पर क्या हो जाता है, वे हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा मेन मकसद तो क्या था कि भाई कार्य करके इसको गतिज ऊर्जा 5 जूल देनी थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर क्या हो गया, पूरी गतिज ऊर्जा 5 जूल हमारे को मिली नहीं, हमने जब चेक की गतिज ऊर्जा तो हमारे को 5 जूल नहीं मिली, यहाँ पर कुछ कम मिली, तो वो कम मिली तो जो बाकी बच गई वो कहाँ पर गई, तो वो आपकी चलेगी। कुछ भाग तो क्या चला गया यहाँ पर आपका, कुछ भाग तो आपका उष्मा ऊर्जा के रूप में, क्योंकि घर्षण हुआ उस वजह से उष्मा ऊर्जा के रूप में, और कुछ भाग है वो किसमें रूप में चला गया, ध्वनि ऊर्जा के रूप में। तो इस प्रकार से हमारे को यहाँ पर 5 जूल ना मिलके मान लो कोई 4 जूल वगैरह मिल गई हमारे को ऊर्जा, ठीक है, आधा जूल यहाँ पर क्या होगी, खपत होगी। तो ये जो ऊर्जा है, ठीक है, मतलब ऊर्जा को जब हम एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करते हैं, ये घटना तभी होती है भाई, ऊर्जा को हम क्या है, हम कार्य करके क्या करना चाहते हैं, गतिज ऊर्जा देना चाहते हैं ना, तो ऊर्जा को हम रूपांतरित करना चाह रहे हैं ना, तो ऊर्जा को जब रूपांतरित करते हैं तो रूपांतरित करते समय क्या होता है, ऊर्जा का कुछ भाग है वो ध्वनि ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि में क्या हो जाता है, बदल जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा क्षय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ऊर्जा जो क्षय है वो क्या होता है आपका, और जो उष्मा क्षय है वो क्या होता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करते हैं उष्मा क्षय की। उष्मा क्षय का एक उदाहरण लेकर बात करते हैं। तो उष्मा क्षय की बात करें तो जैसे देखो आप बल्ब होता है, ठीक है, बल्ब कौन सा, ये जो आजकल जो प्रयोग में एलईडी आ रही है वो नहीं, बल्ब जो ताप दीप्त बल्ब होता है, ठीक है, ताप दीप्त बल्ब जिसकी पीली रोशनी आती है ऐसा समझो, ठीक है। तो जो ताप दीप्त बल्ब होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक फिलामेंट लगा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, तो हमारा मेन जो मुद्दा है वो क्या है कि विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलना, सीधा विद्युत ऊर्जा को बदलना हमारे को, विद्युत जो ऊर्जा है उसको सीधा बदलना प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा आपकी बदलनी चाहिए किसके माध्यम से, ये मान लो यहाँ पर बल्ब लगा है, ठीक है, चलो वैसे बल्ब लगाते हैं हम जो यहाँ पर करते हैं, तो ये मान लो इस प्रकार से बल्ब लगा है, और हमारा मेन मकसद है कि विद्युत ऊर्जा बदलनी चाहिए इस बल्ब की सहायता से, किसमें, प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा बदलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है, कि जो जितनी हम विद्युत ऊर्जा देते हैं उतनी आपकी पूरी प्रकाश ऊर्जा नहीं मिलती। क्यों, क्योंकि इस बल्ब के अंदर जो ये फिलामेंट लगा होता है वो क्या होता है, पहले गर्म होता है, फिलामेंट क्या होता है आपका, पहले गर्म होता है, और गर्म होने के पश्चात यहाँ पर क्या होगा, गर्म होगा, और गर्म होने के पश्चात यहाँ पर ये क्या होगा, गर्म होगा, सीधी सी बात है उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी, और उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी तो फिर हमारे को क्या मिलेगी, प्रकाश ऊर्जा वो मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ भाग है हमारे को प्रकाश ऊर्जा में ना मिलकर कुछ भाग है वो क्या हो गया, उष्मा ऊर्जा के रूप में क्या हो गया, खपत हो गया, इस वजह से हमारे यहाँ पर क्या हो गया, उष्मा का क्षय हो गया। प्रकाश ऊर्जा क्षय, ऊर्जा क्षय। तो प्रकाश ऊर्जा का क्षय किस प्रकार से होता है, मतलब प्रकाश के रूप में ऊर्जा का क्षय किस प्रकार से होता है। तो उसके लिए देखो आप यहाँ पर देखो, जैसे ही हम क्या करते हैं, कोई एक जो स्प्रिंग वाला वापस ले लो उदाहरण, स्प्रिंग के बॉक्स को हम क्या करते हैं, धक्का देते हैं, ठीक है। तो हमारा वही कार्य क्या होता है, हमारा कार्य होता है कि भाई हम क्या करें, उस बॉक्स को गतिज ऊर्जा प्रदान करें। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, घर्षण की वजह से घर्षण करते हैं, तो घर्षण की वजह से वहां पर क्या होता है, आपको पता है सबको कि जब भी दो वस्तु में घर्षण करवाया जाता है तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, उष्मा भी उत्पन्न होती है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो इस वजह से वहां पर क्या होता है, जो प्रकाश ऊर्जा के रूप में कैसे क्षय हो जाएगा ऊर्जा का, कि हम जैसे बॉक्स को मतलब गति करवाएंगे तो घर्षण उत्पन्न होगा, घर्षण की वजह से हमारे को कुछ प्रकाश दिखाई देगा, और प्रकाश दिखाई दे रहा है इसका मतलब जो ऊर्जा हमारी है वो कुछ किस भाग में मतलब खपत हो रही है, प्रकाश ऊर्जा के रूप में खपत हो रही है। लेकिन हमारे को क्या प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता थी, क्या हमारे को बॉक्स को खिसकाने के लिए किसी
मतलब प्रकाश की आवश्यकता थी क्या? नहीं थी ना आवश्यकता। तो इसका मतलब वहां पर हमारी ऊर्जा का क्या हो गया, कुछ ना कुछ भाग है वो क्षय हो गया। या फिर ऐसे मानो आप हम किसी वस्तु को जलाते हैं, ठीक है, लकड़ी होगी वगैरह या कुछ और भी वस्तु होगी, तो उनको जलाते हैं तो हमारे को क्या देता है, प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन क्या हमारे को प्रकाश की आवश्यकता थी? हमारे को तो केवल भाई लकड़ी जलाना है तो हमारे को लकड़ी जला के क्या करना है, हमारे को तो केवल उष्मा लेनी है, हमारे को कोई आवश्यकता थोड़ी है कि हमारे को मतलब जो प्रकाश दिखाई दे, मतलब अग्नि दिखाई दे, हमारे को वो मतलब थोड़ी होता है। हमारा कार्य होता है कि भाई हमारे को उष्मा मिले। तो इसका मतलब कुछ मात्रा में वहां पर क्या हो जाता है, प्रकाश ऊर्जा के रूप में भी क्षय हो जाता है। और एक ऐसी भी आग होती है, ठीक है, जिसमें कोई भी प्रकाश नहीं होता है और वो जलती है। मतलब अगर मान लो आपके शरीर पे लग गई तो आपको जलन महसूस होगी। अब आग जल रही है आपके, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देगी कि ये आग जल रही है क्या, ठीक है। तो ऐसी भी आग होती है। तो वो आग सही है वहां पर, क्योंकि वहां पर प्रकाश ऊर्जा के रूप में क्षय नहीं होता है। लेकिन ऐसे मतलब जो केमिकल्स होते हैं उनके माध्यम से ही होती है, ठीक है। रियल लाइफ के अंदर है वो इतना ये संभव नहीं है कि ऐसी मतलब हमारे को जो ऊर्जा है वो मिल जाए, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, इसका एक ऊर्जा क्षय का उदाहरण हो गया कि जैसे हम किसी वस्तु को जलाते हैं तो वहां पर हमारे को प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमारे को प्रकाश ऊर्जा मिलती है। इस वजह से जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है वो उष्मा ऊर्जा के रूप में न मिलकर कुछ हमारे को भाग में वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में खपत हो जाते हैं। उसके बाद हम देखो अगला आता है हमारा ध्वनि ऊर्जा। तो देखो ध्वनि ऊर्जा के रूप में किस प्रकार से व्यय होता है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को घर्षण करवाते हैं, तो घर्षण करवाएंगे तो वहां पर हमारे को ध्वनि भी मिलेगी। भाई घर्षण करवाएंगे तो वहां पर हमारे को क्या मिलेगा, प्रकाश भी दिखाई देगा। क्यों घर्षण हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा, चिंगारियां वगैरह उत्पन्न होगी, तो वहां पर हमारे को क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। और साथ साथ में हमारे को क्या मिलेगा, साथ साथ में हमारे को है वो ध्वनि भी मिलेगी। क्यों मिलेगी ध्वनि, क्योंकि घर्षण करवाएंगे तो घर्षण करवाने की वजह से माध्यम के जो भी धरातल में जो भी कण उपस्थित होंगे वो कण क्या करेंगे, कंपन करेंगे। और हमें पता है 9th क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि कण जब भी कंपन करते हैं तो वहां पर हमारे को क्या मिलती है, ध्वनि उत्पन्न मतलब मिलती है या ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब हमारे द्वारा किया गया ये कुछ तो है वो आपका घर्षण मतलब जो उष्मा ऊर्जा के रूप में खपत हो गया, कुछ आपका ध्वनि ऊर्जा के रूप में खपत हो गया, कुछ प्रकाश ऊर्जा के रूप में खपत हो गया। तो इस प्रकार से हमारे ऊर्जा का वो क्षय होता रहता है। तो ध्वनि ऊर्जा का खपत आप या ध्वनि ऊर्जा का क्षय किस प्रकार से होता है उसको आप समझ चुके होंगे, ठीक है। माध्यम के कण घर्षण होने की वजह से माध्यम के कण कंपन करेंगे तो सीधी सी बात है माध्यम के कण जब भी कंपन करते हैं तो क्या प्राप्त होती है, हमारे को ध्वनि प्राप्त होती है। चलो ये तो बात हमने कर ली किसकी, ध्वनि ऊर्जा क्षय की। तो अब देखो आगे यहाँ पर कुछ हम अन्य जैसे उदाहरण देखते हैं हमारे घरों के अंदर, ठीक है, या मतलब हमारे घरों के अंदर जो विद्युत ऊर्जा आती है, तो घरों के अंदर जो हमारे बल्ब तक विद्युत ऊर्जा आती है, वो बल्ब तक विद्युत ऊर्जा आने के लिए उसको पहले बहुत अधिक माध्यमों से गुजरना पड़ता है। जैसे विद्युत ऊर्जा हमें पता है किसकी वजह से, अलग अलग जो हमारे संयंत्र होते हैं, ठीक है, नाभिकीय संयंत्र हो गया, कोयला संयंत्र हो गया, जल विद्युत संयंत्र हो गया। तो ऐसे जो संयंत्र है उनसे हमारे को क्या प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो आप एक बार एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र काम में लिया, ठीक है, विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए। तो नाभिकीय संयंत्र से हमने क्या किया, ये मान लो एक नाभिकीय संयंत्र है, ठीक है। तो इस नाभिकीय संयंत्र से हमारे को क्या प्राप्त हुई, विद्युत ऊर्जा प्राप्त हुई। अब विद्युत ऊर्जा प्राप्त हुई तो नाभिकीय संयंत्र, तो विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद में हमारे को क्या करना पड़ता है, उसको घरों तक क्या करना पड़ता है, सप्लाई करना पड़ता है, घरों तक भेजना पड़ता है। तो मान लो यहाँ तक मान लो आप मतलब हमारा घर है, ठीक है, ये वाला घर है हमारा, ठीक है, ये घर होम ऐसा घर है हमारा, ऐसा तो नहीं होगा, अलग होगा सबका, ठीक है। चलो एक बार के लिए मान तो लेते हैं हम ऐसा घर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, नाभिकीय जो संयंत्र है उसमें क्या हुई, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हुई, ठीक है। अब इस विद्युत ऊर्जा को हमारे को घरों तक पहुंचाना है। तो यहाँ पर होता क्या, पहले नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में जो विद्युत ऊर्जा उसको मतलब लाया जाता है पावर हाउस में। किस में लाया जाता है, पावर हाउस में लाया जाता है। पावर हाउस में क्या किया जाता है, पावर हाउस के द्वारा फिर उसको क्या किया जाता है, अलग अलग जैसे, ठीक है, अलग अलग जो आपके भंडारण क्षेत्र होते हैं, जो आपके घर के पास में जो पावर हाउस होते हैं वहां तक पहुंचाया जाता है। तो फिर यहाँ पर आपको इस प्रकार से जो आपके भंडारण क्षेत्र है या घर के पास में जो आपके मतलब पावर हाउस है वहां तक पहुंचाता है। और फिर वहां पर क्या होता है, जो आपके घर के पास में जो स्थित पावर हाउस है या भंडारण है वहां से वहां पर क्या किया जाता है, आपके घर तक विद्युत ऊर्जा प्राप्त मतलब भेजी जाती है। तो इस घटना में यहाँ पर बहुत सारी विद्युत ऊर्जा का क्षय हो जाता है। कैसे कि यहाँ पर जैसे पहले तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है उसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पादन की जाती है। कैसे की जाती है, नाभिकीय संयंत्र है तो उसमें क्या डाले जाएंगे, यूरेनियम के नाभिक डाले जाएंगे। इससे क्या होगा, वहां पर उष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है।
इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं कि नाभिकीय संयंत्र में किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो नाभिकीय संयंत्र में क्या होगा, उष्मा उत्पन्न होगी। उस उष्मा का प्रयोग करेंगे जो टरबाइन लगा होगा, जो पंखा लगा होगा उसको घुमाने में, ठीक है। उष्मा से हम पंखे को घुमा सकते हैं ना। जैसे आप ऐसे एग्जाम्पल के लिए देखो, वही कुकर वाला मैंने आपको पहले बताया था। कुकर है तो कुकर को आप जब पानी डाल के उसको गर्म करोगे तो ऊपर क्या निकलेगी, भाप निकलेगी, प्रेशर निकलेगा, ठीक है। तो इस वजह से वहां पर क्या करेंगे, भाप से हम क्या कर सकते हैं, जो पंखा है, फैन है, उसको चला सकते हैं। तो वही यहाँ पर क्या कार्य किया जाता है, नाभिकीय संयंत्र है, उसमें उष्मा मतलब उत्पन्न की जाती है और उष्मा से क्या किया जाता है, जल को है वो गर्म किया जाता है, जिससे भाप बनती है और भाप से क्या चलता है, आपका टरबाइन चलता है, ठीक है। टरबाइन चलेगा तो टरबाइन का कार्य क्या होगा कि जो जनित्र है उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करना, क्योंकि जनित्र में वो एक ही मकसद है कि वहां पर जो कुंडली लगी होती है उसको घूमना चुंबकीय ध्रुवों के मध्य। अगर कुंडली है वो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य घूमेगी तो हमें पता है कि जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या प्रवाहित होती है, प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। ये पहले अध्ययन कर चुके हैं हम। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे को विद्युत ऊर्जा यहाँ पर कुछ भाग है वो मतलब क्या हुआ, पानी के रूप में भाप बनने में, कुछ उष्मा ऊर्जा है वो आपकी क्या होगी, वहां पर खपत हो जाएगी। कुछ उष्मा ऊर्जा वापस शीतलक के माध्यम से वापस कुछ कम हो जाएगी। फिर वहां पर जैसे जैसे मान लो हमने टरबाइन को घुमाया, घुमाने के बाद फिर क्या होगा, जो टरबाइन है वो क्या करेगा, गतिज ऊर्जा देगा, किसको, जनित्र को देगा। अब जनित्र वो घूमेगा तो जनित्र के पास में भी कुछ ना कुछ घर्षण रहेगा, तो इसकी वजह से वहां पर कुछ उष्मा का क्षय हो गया। फिर वहां पर वो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगा। अब विद्युत ऊर्जा को पावर हाउस तक लेना है तो वहां पर किसके माध्यम से लाएंगे, किसी तारों के माध्यम से लेकर आएंगे ना। तो ऐसे थोड़ी कोई बॉक्स के अंदर भर देंगे लेकर आ जाएंगे। तो इसका मतलब तारों के माध्यम से लेकर आएंगे। तो हमें पता है तार के अंदर क्या होता है, तार के प्रत्येक कोई भी तार उसके पास में क्या रहेगा, प्रतिरोध रहेगा। तो इस वजह से प्रतिरोध की वजह से यहाँ पर कुछ मतलब जो ऊर्जा है उसका क्षय हो गया। फिर पावर हाउस के पास में आएगा, फिर यहाँ से फिर तार आ गए, फिर यहाँ पर ऊर्जा का क्षय हो गया, फिर यहाँ पर ऊर्जा का क्षय हो गया। हमारे घरों तक आते आते बहुत सारी ऊर्जा का वो क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे घरों के अंदर आ जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे को बल्ब चालू करना है तो हम स्विच चालू करते हैं। तो स्विच चालू करते ही क्या होता है, जो विद्युत धारा है वो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को लेकर जाती है बल्ब तक, ताकि जो विद्युत ऊर्जा है वो किस में बदले, प्रकाश ऊर्जा में बदले। लेकिन फिर हमें पता है कि जो वापस से विद्युत ऊर्जा है वो पहले किस में बदलती है, उष्मा ऊर्जा में बदलती है, और फिर उष्मा ऊर्जा किस में बदलती है, आपकी प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। तो कहने का मतलब जहां से उस मतलब ऊर्जा का निर्माण किया और जहां पर हमने उसको उपयोग में लिया वहां तक हमारी बहुत सारी ऊर्जाओं का क्या हो चुका है, क्षय हो चुका है। लेकिन मान हमेशा बराबर रहेगा। मतलब आप जब जितनी आपने ऊर्जा का उत्पन्न किया है, ठीक है, वैसे तो हम रूपांतरित करते हैं, उत्पन्न करने का मतलब रूपांतरित किया, जितनी ऊर्जा का आपने रूपांतरित किया विद्युत ऊर्जा में, मान लो आपने 10 किलोवाट ऊर्जा मतलब जो है 10 किलो जूल, मान लो 10 किलो जूल है आपने ऊर्जा का उत्पन्न किया है, ठीक है, 10 किलो जूल ऊर्जा का उत्पादन किया है। तो आपको अंतिम जो आपने खपत किया ना, अलग अलग क्षय हुई, वो सारे आप जो जोड़ोगे तो आपको वो 10 किलो जूल ये वो आपको मिलेगी। ऐसे नहीं कि कम ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, वो ऊर्जा का क्षय अलग अलग हो जाएगा। 10 किलो जूल यहाँ से आपको पावर हाउस से दी गई, लेकिन यहाँ पर कुछ कम होगी, यहाँ पर एक किलो जूल यहाँ पर खपत होगी और आपको घर के अंदर मिली 9 किलो जूल। तो आप जब जोड़ोगे भाई 10 किलो जूल आपने रूपांतरित की और यहाँ कितना होगी, 1 किलो जूल प्लस 9 किलो जूल। इसके बारे में तो हम बहुत बार मतलब बात कर चुके हैं कि शुरुआत में जितनी दी आपकी विद्युत ऊर्जा उतनी बाद में रहेगी। कोई सी भी ऊर्जा शुरुआत में जितनी उतनी अंतिम अवस्था में रहेगी, ठीक है। बस उसके अलग अलग रूप बन जाएंगे, कुछ आपकी कुछ अलग है, ठीक है, उष्मा ऊर्जा के रूप में खपत हो जाएगी, कुछ अन्य प्रकार से वो खपत होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे घरों के अंदर कुछ उष्मा का जो क्षय होता है वो यहाँ पर हमने देख लिया। तो इसका और कोयला जो संयंत्र होता है, कोयला संयंत्र में भी होता है। कोयला संयंत्र की जो दक्षता होती है, कोयला संयंत्र की दक्षता, कोयला संयंत्र की दक्षता, कोयला जो संयंत्र है उसकी दक्षता होती है 40%। कितनी प्रतिशत होती है, 40%। मतलब 40% ही उसकी दक्षता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने कोई कार्य किया, ठीक है, तो मतलब हमने ऊर्जा दी किसी को ऊर्जा दी, ठीक है, 5 जूल हमने किसी को ऊर्जा दी, और उस जो वस्तु है उस वस्तु को 5 जूल ऊर्जा नहीं मिल गई, उस वस्तु को मिल गई, इसका आधा कितना होता है, 2 पॉइंट कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। एक बार मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मान लो 2.3 ऐसे लिख लो, ठीक है, 2.3 जूल इसको ऊर्जा मिली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 जूल हमने ऊर्जा दी लेकिन यहाँ पर 2.3 जूल ऊर्जा मिली, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऊर्जा जो बाकी ऊर्जा वो कहां पर गई, बाकी ऊर्जा गई यहाँ पर इस रास्ते के अंदर, ठीक है, यहाँ पर खपत होगी। तो ये जो रास्ता है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, कोयला संयंत्र को। मतलब हमने ऊर्जा को रूपांतरित तो किया
5 जूल के रूप में, लेकिन कोयला संयंत्र है वो क्या कर नहीं पाया, पूरी 5 जूल ऊर्जा वो आगे नहीं भेज पाया। इसका मतलब उसकी दक्षता कितनी होती है, 40% ही होती है। 100% दक्षता का मतलब जितनी हमने ऊर्जा को रूपांतरित किया उतनी आगे मिल गई, तो वो होती है 100% है, वो क्या होगी मतलब दक्षता होगी। और किसी की 50% वो दक्षता होती है, इसका मतलब हमने जितनी ऊर्जा दी उसका आधा है वो ऊर्जा ये वो उसने उपयोग में लिया वहां पर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो इन्हीं दक्षताओं को, ठीक है, मतलब इसी प्रकार की जो ये दक्षता है इनको बढ़ाने के लिए हमारे को क्या करना चाहिए, जो नवीकरणीय जो स्रोत होते हैं, ठीक है, जो जैसे पवन चक्की हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, तो इनका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि सौर ऊर्जा जो होगी, सौर ऊर्जा को हम क्या करते हैं हमारे घरों के पास में लगाते हैं, तो इतना लंबा हमारे को है वो क्या नहीं करना पड़ता है, तारों के माध्यम से नहीं लाना पड़ता है विद्युत ऊर्जा को, इसलिए हमारी विद्युत ऊर्जा कम से कम खपत होती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे पवन ऊर्जा हो गया, तो हम आसपास में पवन जो चक्की उसको भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, परमेश्वर लेके, तो वहां से भी हमारे को कम से कम विद्युत ऊर्जा का वो शेयर होगा। इसके अलावा जैसे गाड़ियां वगैरह होती है, तो गाड़ियों में भी क्या होता है, पेट्रोल डीजल लगता है, तो पेट्रोल डीजल है वो क्या होता है, पहले जलता है, ठीक है, जलने पर क्या होता है वहां पर उसमें से जो रासायनिक ऊर्जा वो बदलती है आपकी किसमें, उष्मा ऊर्जा में। अब वहां पर जो रासायनिक ऊर्जा है वो पूरी उष्मा ऊर्जा में बदलती है, लेकिन साथ साथ में वो प्रकाश भी उत्पन्न होता है, कुछ इंजन के अंदर आवाज भी आती है। तो जितना हमने पेट्रोल डाला, ठीक है, उतनी हमारे को क्या नहीं मिली वहां पर, दक्षता पूरी मतलब नहीं मिली, उतनी ऊर्जा हमारे को नहीं मिली। इस वजह से वहां पर ऊर्जा की वो हानि होती जाएगी। इसलिए कोई भी आज तक कोई ऐसा इंजन नहीं बना है जिसकी दक्षता 100% हो, जिसकी दक्षता 100% हो। जिसकी दक्षता 100% होने का मतलब जितनी ऊर्जा हमने दी उतनी वापस हमारे जो ऊर्जा नहीं मिली। अब हमारे ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, पहियों में मिलेगी ना भाई। हम पेट्रोल डीजल ले लेंगे, ठीक है, हम एक्सीलेटर दबा रहे हैं, इसका एक्सीलेटर दबाने का मतलब क्या होता है, एक्सीलेटर जब दबाते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, पीछे से जो आपका पेट्रोल या डीजल है वो तेजी से आता है और उसका दहन तेजी से होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक्सीलेटर दबाया, तो पीछे से जो पेट्रोल या डीजल से आया, ठीक है, उसका तेजी से दहन हुआ, तो होना क्या था कि जो जितनी रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न हुई उतनी वापस से किसमें बदलनी थी, पहियों की गतिज ऊर्जा के रूप में बदलनी थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है वहां पर, क्यों, क्योंकि वहां पर कुछ मात्रा में प्रकाश ऊर्जा भी मतलब उत्पन्न हो जाती है, जो अंदर होती है, हम तो नहीं देख पाते क्योंकि बंद होता है, लेकिन प्रकाश ऊर्जा तो उत्पन्न होती है, हमें पता है जब भी आग जलेगी तो प्रकाश तो उत्पन्न हो गए वहां पर, ठीक है। इसके साथ साथ में वहां पर इंजन जब ध्वनि भी करता है तो कुछ ऊर्जा आपकी ध्वनि ऊर्जा के रूप में संचित मतलब क्षय हो जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऊर्जाओं का क्षय हो जाता है और हमारे को इंजन की दक्षता है वो 100% है वो नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये भी है मतलब इस प्रकार से ऊर्जा का क्षय का एक और अन्य उदाहरण है। तो ये हमने आज देख लिया आज की वीडियो में कि ऊर्जा का क्षय वो किस किस प्रकार से होता है। बाकी का जो अगला हमारा वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि ऊर्जा को क्षय को है वो किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं।